हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न देखेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। यही प्रश्न आपके आएंगे, सही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अभी यहाँ पर हम लोग सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत कर लिए हैं तैयारी हम लोग। अब हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हो तो फटाक से लाइक कर लो, और चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा ही आप लोग को हेल्प मैं करता रहूँ। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्त भाई बहन के पास, सभी के पास शेयर कर दो, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसका क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका पर लघु टिप्पणी लिखे। इटली का एकीकरण संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। तो इस प्रश्नों का जवाब हम लोग इस प्रकार से देंगे। इसका आंसर जो होगा हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर जैसा लिखा गया वैसा ही आप लोग को लिखना है। देखिए लिखा है कि मेजनी एक सेनापति, दार्शनिक, साहित्यकार और गणतंत्र का समर्थक था। ठीक, वह राष्ट्रवादियों के गुप्त कार्बोनेरी का सदस्य भी था। 1831 ईस्वी में स्थापित यंग इटली संस्था के माध्यम से संपूर्ण इटली के एकीकरण का प्रयास किया। चार्ल्स एल्बर्ट और पोप की वजह से वह असफल रहा। अंततः मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। देखिए इस प्रकार से इसका हम लोग आंसर यहाँ पर देंगे। इटली के एकीकरण में मेजनी का ये योगदान रहा, भूमिका रहा। ठीक है, लघु टिप्पणी लिखने ये कहा था, तो हम लोग लघु यहाँ पर कम शब्द में इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न करने से फायदा क्या है, इससे भी देखिए यहाँ पर इतना आप लोग करेंगे, याद करेंगे इसे, तो इसमें आपको अनेक ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आप लोग को निकल जाएंगे। जैसे कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ, तो 1831 में हुआ। ठीक है, जो मेजनी था, मेजनी किसका सदस्य था, तो गुप्त कार्बोनेरी का। तो इससे आपके सब्जेक्टिव से ही फायदा होता है कि ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर यहाँ से होते जाएगा। तो सब्जेक्टिव प्रश्न करने से देखिए यही फायदे हैं कि सब्जेक्टिव में जितने भी आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उसको भी आप लोग को याद करते चलना है। ठीक, तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर देंगे। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है कि दाढ़ी यात्रा पर एक टिप्पणी लिखना है। राइट ए नोट ऑन दाढ़ी मार्च। इस पर टिप्पणी लिखना है। देखिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर शुरुआत करेंगे आंसर से। यहाँ पर लिखेंगे, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ दाढ़ी यात्रा प्रारंभ किया। यह यात्रा साबरमती आश्रम से दाढ़ी तक 240 मील की दूरी 24 दिनों में पूरी हुई। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना यानी भंग करना था। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। देश के विभिन्न भागों में नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर लिखते हैं और याद करते हैं। तो इसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ इसमें आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं वो भी आपसे याद हो जाएंगे। जैसे कि दाढ़ी यात्रा का शुरुआत कब की गई, 12 मार्च 1930 को। कितने अपने सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दाढ़ी यात्रा का शुरुआत किया यहाँ पे, तो 78 का। ठीक है, इसका दूरी कितना था, तो 240 मील था। कितने दिनों में ये यात्रा हुआ था, तो ये 24 दिनों तक यात्रा चला था। तो इस प्रकार से आपको ये भी यहाँ पर सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बनने वाले होंगे वो भी आपके बनते चल जाएंगे। तो इसको भी आप लोग को याद करते चलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग, अगर आपसे एग्जाम में आएगा कि दाढ़ी यात्रा पर टिप्पणी लिखे या दाढ़ी यात्रा, देखिए यहाँ पर लिखा गया टिप्पणी लिखे। आपको दाढ़ी यात्रा संबंधित एक प्रश्न जरूर रहेगा। दाढ़ी यात्रा संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसमें आपको आंसर यहीं भरना है, आपको इसके याद कर लेना है। ठीक, तो इसका अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न बोल रहा है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा कारखाने में किया जाता है। ठीक है, इसमें पूंजी निवेश, कच्चा माल, उपकरण, श्रम एवं बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुआ। स्पिनिंग जेनी, फ्लाइंग शटल, पावर
रूम सेफ्टी लैंप वास्प इंजन ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस प्रकार से आंसर इसका हम लोग याद करेंगे, ठीक है। इससे देखिए जो भी आपके सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, यदि आपके एसएसटी में ये फायदे हैं, आप मान लेते हैं कि इसको आपका आंसर याद है तो औद्योगिकरण से यहाँ पर क्या समझते हैं। यदि आपसे औद्योगिकरण से संबंधित कोई सवाल पूछे जाते हैं तो ये आप भरेंगे वहाँ पर ना, ये आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर इस प्रकार करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप लोग, तब तक मैं रुका हूँ, ठीक है। जल्दी से करो, स्क्रीनशॉट कर लिया सभी लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर आ गया। प्रश्न कह रहा है, देखो काफ़ी शानदार सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया है और इस बार इसके आने के यहाँ पर गारंटी है, ठीक। प्रश्न बोल रहा है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारणों की व्याख्या करें, ठीक है। एक्सप्लेन द केसेस ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द 1929, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि 1929 ईस्वी का आर्थिक महामंदी का बुनियादी कारण फसलों एवं वस्तुओं का अति उत्पादन था। यानी फसलों और वस्तुओं के इतना उत्पादन कर दिया गया था कि इससे क्या हो गया, आर्थिक संकट हुआ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद खदानों के मूल्य में भारी कमी आई, अनाज गोदाम में पड़े पड़े नष्ट होंगे। यानी अनाज का उत्पादन इतना बढ़ गया कि उसका रेट घटने लगा। रेट इतना घट गया कि अनाज के इतना उत्पादन बढ़ गया कि वहाँ पर गोदाम में जितने भी अनाज थे सब पड़े पड़े सड़ने लग गए, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादों में वृद्धि हुई, परंतु बेरोजगारी नहीं रहा। युद्ध के समय सभी देश अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं बनाने लगे। इससे विश्व बाजार आधारित पूंजी व्यवस्था ध्वस्त होने लगी, खत्म होने लगी। अमेरिका विश्व कर्जदाता देश बना हुआ था। यानी अमेरिका जो था सभी देश को यहाँ पर पैसा दे रहा था, कर्ज दे रहा था। 1927 ईस्वी के बाद अमेरिका का अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। फलतः अमेरिका ने ऋण देना बंद कर दिया और भारत का भी ऋण देना बंद कर दिया। क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका हर देश को यहाँ पर पैसा देता था। अब वो इतना उसमें संकट आ गया अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर कि अमेरिका ने कर्ज देना क्या कर दिया था, बंद कर दिया। फलतः अमेरिका ने ऋण देना बंद कर दिया। इससे यूरोप की स्थिति क्या हो गई, बिगड़ गई। जितने देश थे सबका स्थिति क्या हो गया, बिगड़ गया। जो देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपना देश चलाते थे उनका स्थिति क्या हो गया, बिगड़ने लगा। क्योंकि कर्ज देने वाला अमेरिका था, अमेरिका वो कर्ज देना बंद कर दिया। इस प्रकार आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। इस प्रकार से आंसर हम लोग करेंगे तो आपको पूरा नंबर यहाँ पर फुल नंबर दिया जाएगा, आपको कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं बताऊंगा कि पूरा इसका PDF आप लोग कैसे लोड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट वाले यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छूट गया, ठीक। क्वेश्चन 5 जो होगा पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। रॉलेट एक्ट क्या है इसके बारे में बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय रॉलेट एक्ट, डिस्क्राइब, ठीक। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए न्यायाधीश सीजिन रॉकेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने एक विशेष न्यायालय गठित करने का सुझाव दिया। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया जा सकता था और दंडित भी किया जा सकता था। ऐसे मुकदमे के निर्णय के विरुद्ध अपील भी शुरुआत किया जा सकता था। तो इसके यहाँ पर देखिए जो रॉलेट एक्ट किया गया था, तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा नियम था जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना पूछे उसको गिरफ्तार करके उसको दंडित किया जा सकता था। इसी के बारे में हम लोगों को लिखना था और इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। आप चाहें तो इसे अपने से बनाकर भी लिख सकते थे कि रॉलेट एक्ट में क्या था। रॉलेट एक्ट में एक प्रकार का नियम था, ऐसा समिति ने यहाँ पर कमेटी का गठन करके ये बनाया और इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण उसे बिना कोई पूछे हुए उसको गिरफ्तार करके उसको दंडित किया जा सकता था। ऐसे मुकदमे के निर्णय के विरुद्ध में भी अपील भी किया जाने लगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न ये है, बोल रहा है कि अक्टूबर क्रांति पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है, ठीक है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन अक्टूबर रेवोल्यूशन। इसका आंसर लिखेंगे कि बोल्शेविकों ने 7 नवंबर 1979 ईस्वी को पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन केंद्र
बैंक, कचहरी एवं प्रशासकीय भवनों पर अधिकार कर लिया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों की सरकार रूस में स्थापित हुई। पुराने कैलेंडर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी, इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आप लोग के पास समय कम है, तो यहाँ पर हम लोग इसका इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, ये सबको याद होना चाहिए। व्हाट इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है, इसका आंसर लगाना है। तो इसका आंसर हम लोग करेंगे कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यापक एक भावना है जो परस्पर प्रेम, भाईचारा और एकता को स्थापित करती है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को उन्नत बनाया। नेपोलियन के आक्रमण ने इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को प्रश्न कर दिया। यहाँ पर देखिए सेम जैसा मैं लिखा हूँ यहाँ पर वैसा आप लोग को लिखना है, आपको फुल नंबर मिलेगा। प्रश्न ये आएगा, जरूर आएगा ये, ठीक है। तो इसको अभी लिख लो कभी पर, या यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी और बाद में इसे लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ बोल रहा है कि आर्थिक विकास की माप किस प्रकार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि आर्थिक विकास की माप किस प्रकार की जाती है, इसको हम लोग को बताना है, ठीक है। हाउ इज डन द मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है। इसके कारण दीर्घकाल में राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास आर्थिक विकास की माप निम्न 2 प्रकार से की जाती है। फर्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बिल्कुल मैं जिस प्रकार यहाँ बता रहा हूँ उस प्रकार आप लोग लिखेंगे। यदि आपसे केवल सिंगल क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो आप लोग के यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है। अगर आपसे ये पूरा पूछता है तो ये पूरा लिखेंगे आप लोग। तो इसी में देखिए आप लोग दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा कि आर्थिक विकास से माप किस प्रकार की जाती है, ये आपके 5 नंबर वाला में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार लिखेंगे पहले कि पहले यहाँ पर राष्ट्रीय आय हो गया, नेशनल इनकम हो गया कि राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जितना वस्तु बनती है तो उन वस्तुओं के सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार सेम टू सेम लिखना है, ओके। यहाँ देखो नीचे पढ़ते हैं, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। देखिए यहाँ से आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है, तो वहाँ पर आप लोगों का विकसित ऑप्शन में होगा तो विकसित को टिक करना है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न उसको याद करने से बहुत फायदा है कि आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जाएगा, ठीक है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो देश क्या कहलाता है, अविकसित देश कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय 2 प्रकार से मापी जाती है। एक प्रकार से राष्ट्रीय आय हो गया, यहाँ पर आर्थिक विकास के माप 2 तरीका से किया जाता है मुख्य रूप से। एक राष्ट्रीय आय हो गया और एक नीचे आपका यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचक माना जाता है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या है या प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है सर। इसको आप लोग को याद करना है किसी भी हर हालत में। यहाँ पर यदि आपसे प्रति व्यक्ति आय केवल पूछता है तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर लिख देंगे, पूरा आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो आप लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। अर्थात कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये प्रश्न आपकी क्वेश्चन नंबर 9 कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करना है। वस्तु विनिमय प्रणाली में किया गया कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसके बारे में लिखना है। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पहला कठिनाई क्या था यहाँ पर कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, इस प्रणाली में 2 व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुओं होना चाहिए जिससे कि वो अदला बदली कर सके, लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं हो पाता था। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर चावल है और मुझे गेहूँ की ज़रूरत है, आपके पास गेहूँ
आपको चावल की ज़रूरत है लेकिन मेरे आपके पास गेहूँ नहीं है, तो मान लो कि मैं चावल उसी को दूंगा जो मुझे गेहूँ देगा। तो जिसके पास गेहूँ होगा वो हमको गेहूँ देगा, तभी मैं चावल दे सकता हूँ। तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा था कि दोहरे संयोग का अभाव हो रहा था कि दो व्यक्ति ऐसे नहीं मिलते थे कि जिनके अपने वस्तु को अदला बदली कर सकते थे। बहुत ही यहाँ पर कठिनाई से मिला करते थे कभी कभी। तो यहाँ मान लो कि यहाँ पर समझो ज़रा कि यहाँ मेरे पास चावल है और मुझे गेहूं की ज़रूरत है, और आपके पास गेहूं है लेकिन आप मेरा चावल नहीं ले सकते हैं, तो कैसे हो सकता है? या वस्तु के विनिमय हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दोहरे संयोग का अभाव बहुत था। ठीक, दूसरा हो जाएगा मूल मापक का अभाव, यानी मूलों के मापन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु के मूल्य को मापना कठिन है। इसमें एक पक्ष को लाभ तथा दूसरे पक्ष को हानि भी उठाना पड़ता है, क्योंकि किसी वस्तु के बदले कितनी मात्रा में दूसरी वस्तु ली जाए यह मालूम करना बहुत कठिन था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। थर्ड हो जाएगा कि वस्तु को संग्रहित करना यानी इकट्ठा करके रखने में बहुत क्या होती थी, परेशानी हुआ करती थी। मान लीजिए कि यहाँ पर इस प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु की प्राप्त की जाती थी, जिसके वस्तु को संग्रह करना कठिन हो जाता था। कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जो जल्द ही नष्ट होने वाली थी। तो इस प्रकार से कठिनाइयों को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, फिर यहाँ पर 4 नंबर में लिख देंगे कि भविष्य में भुगतान करने में कठिनाइयाँ हुआ करती थी। इस प्रणाली में भविष्य में भुगतान नहीं किया जा सकता है। यदि कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है तो वह केवल बहुत आवश्यक वस्तुओं ही ले जा सकता है। मान लो कि मेरे पास दिल्ली में जाना है और दिल्ली में मुझे ज़मीन लेना है, और उस ज़मीन के बदले मुझसे कह रहा है ज़मीन वाला कि हमको 100 गाय चाहिए, और 100 गाँव मेरे पास बिहार में है। तो बिहार से 100 गाँव यहाँ 100 गाय को ले जाना यहाँ पर काफ़ी कठिन है। तो यहाँ पर ये भी बहुत दिक्कत हो रहा था कि यहाँ पर आवागमन परिवहन करने में वस्तुओं को बहुत दिक्कत हुआ करता था। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयों को अगर पूछा जाएगा आपसे तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका हम लोग आंसर देंगे। उम्मीद है कि प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा, और इसे आप लोग प्रश्न में आएगा तो इसे आप लोग करेंगे और इसे याद करेंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है तथा जिसके द्वारा लोगों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा ढांचा है जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जिसके द्वारा सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे किसान की खेती करता है, किसान खेती करता है, मैंने अलग अलग आदमी अलग अलग कामों को पूर्ति कर, टीचर पढ़ाते हैं, तो सब क्या है, आर्थिक क्रिया है। और ये सब किसके अंतर्गत है, तो आपके अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। तो अर्थव्यवस्था अगर क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि आप लोग PDF कैसा लेंगे। आज के पूरा क्लास के अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको PDF मिल जाएगा। कैसे आप लोग PDF लेंगे, कैसे लोड करेंगे, पूरा मैं बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। इसका आंसर लगाएंगे कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मनुष्य के सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन का संचालन मुद्रा के माध्यम से होता है। यानी वह प्रणाली जिसमें वस्तुओं की खरीद बिक्री मुद्रा के माध्यम से होता है उसे बोलते हैं मौद्रिक प्रणाली। इस प्रणाली में पहले से कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की अन्य वस्तुएं खरीदता है। चूँकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लगाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं मुख्य कि इसका PDF आप लोग कैसे लेंगे। देखिए, PDF लेने के लिए आप लोग करना क्या है, अगर इसका PDF लोड करना चाहते हैं तो अभी फटाफट से चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं रोज़ क्लास के PDF आप लोग को मैं दूंगा। कैसे आप लोग को लेना, देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर जाइए, जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर यहाँ लिंक दिया हूँ, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर जा करके इस चैनल का नाम राकेश स्टडी सेंटर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आएगा। लगभग यहाँ पर 2000 के आसपास वहाँ पर मेंबर जुड़े हुए हैं, वहाँ जुड़ जाइएगा तो वहाँ पर इस पूरा PDF को सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप पूरा उसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है इसे ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसा ही आप लोगों का और भी वीडियो चाहते हैं, और भी सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को चाहते हैं कि हाँ ऐसा और भी किया जाए, तो उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, उसके भी मैं कराऊँगा।